हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की टॉपिक में नेक्स्ट थ्योरी जो हम करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट 1950s में आया था। ये इवोल्यूशनरीज को, डिफ्यूजनिस्ट को और फंक्शनिस्ट स्कूल को क्रिटिसाइज करते हैं। ये सबसे पहले जिससे इंस्पायर्ड हुए थे वो था एमिल दुर्खेम। एमिल दुर्खेम ने ह्यूमन माइंड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स या कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड जो है वो तीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। फर्स्ट इज, जो लोग होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं। सेकंड, सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप बनाने का जो सिंपलेस्ट तरीका होता है वो है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी होती है, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी को रिस्पेक्ट से बात करी है, रिस्पेक्ट दी है, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी ये कोशिश करेगा कि सामने से भी वो पर्सन हमें रिस्पेक्ट से बात करे, रिस्पेक्ट हमें दे। तो ये होती है रेसिप्रोसिटी, इससे सोशल रिलेशनशिप बनते हैं। थर्ड, अब ये तो थी नॉन मटेरियल चीज। कोई मटेरियल चीज, अगर गिफ्ट का कोई एक्सचेंज हो गया तो गिफ्ट का एक्सचेंज, एक जो रिसीवर है जिसने एक गिफ्ट दिया है और जो गिफ्ट टेकर है, उन दोनों के बीच में ये बाउंड हो जाता है। मान लीजिए रिसीवर ने टेकर को गिफ्ट दिया और टेकर के भी एक सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा कि वो उतने ही वैल्यू की कोई चीज उसको रिटर्न करे। तो जो गिफ्ट या फिर कोई एक मटीरियलिस्टिक चीज होती है वो रिसीवर और गिवर को बाइंड कर देती है। तो ये तीन ह्यूमन माइंड की प्रॉपर्टीज जो है वो एमिल दुर्खिम ने बताई थी। फिर इससे इंस्पायर होकर फर्दर स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल डेवलप हुआ था। स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल के अकॉर्डिंग जो एक सोसाइटी होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स उसका मैरिज का सिस्टम, उसका मिथ का सिस्टम, या और भी जिन कंपोनेंट्स है, जिन रूल रेगुलेशन से एक सोसाइटी बनी होती है, वो आउटकम होता है ह्यूमन माइंड का। अब ह्यूमन माइंड ही अपने माइंड से ही इन सब रूल्स रेगुलेशंस को डेवलप कर रहा है। और मिथ की इन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज में सिमिलैरिटी पाई, तो ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का। उसको ये सपोर्ट करते हैं कि ह्यूमन माइंड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सिमिलैरिटी होती है, इसलिए कल्चरल सिमिलैरिटी पाई जाती है। ये इन्होंने मिथ की सिमिलैरिटी की बेसिस पे बताया। इनके बेसिक प्रीमाइसेस, स्ट्रक्चरलिस्ट के बेसिक प्रीमाइसेस की बात करें तो ये कहते हैं कि सोसाइटी में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में ह्यूमन माइंड ही होता है, या वो माइंड से जनरेटेड होता है। और स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं वो माइंड की लेयर्स को स्टडी करते हैं। वो स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड में, ह्यूमन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो डेवलप होते हैं। इन्होंने अपनी इस स्टडी के लिए लैंग्वेज को एज अ क्राइटेरिया यूज करा। लैंग्वेज के बारे में ये कहते हैं, लैंग्वेज में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क होता है, वो फ्रेमवर्क उसको हम लैंग्वेज का रूल्स, लैंग्वेज के किस तरह से रूल होते हैं, जिस तरह से लैंग्वेज बोली जाएगी, या ग्रामर को फ्रेमवर्क कहा जा सकता है। और उसकी एक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर यानी कि कैसे वो लैंग्वेज का अरेंजमेंट है। तो वर्ड्स हो जाएंगे इसकी बेसिक यूनिट, फिर इसके रूल्स या ग्रामर जिसके अकॉर्डिंग वर्ड्स अरेंज हैं। तो लैंग्वेज की स्टडी को करके ह्यूमन के सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी किया जा सकता है। इस तरह से स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ने लैंग्वेज को लेकर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज पाई। तो इन्होंने पाया कि ह्यूमन माइंड में भी डिफरेंट एरियाज में सिमिलैरिटीज होगी। तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल बेसिकली साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड से इंस्पायर्ड था। अब हम एक एक करके इसके दोनों दो मेजर जो थिंकर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और इन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में ये कहते हैं कि ह्यूमन थॉट में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल पैटर्न एग्जिस्ट करता है जो ऑब्जर्व करा जा सकता है। थॉट के बारे में ये कहते हैं कि थॉट जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो ह्यूमन नॉलेज होती है वो थॉट होता है। सबकॉन्शियस माइंड में ह्यूमन नॉलेज जो यूनिवर्सली प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली ये साइकिक यूनिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। साइकिक यूनिटी की बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन माइंड में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट ये बात करते हैं बाइनरी अपोजिशन के बारे में। ये कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी के एलिमेंट्स, कोई आइडियाज, सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके दो अपोजिट साइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि
अगर सोसाइटी में गॉड है तो एविल प्रैक्टिसेस भी प्रेजेंट होंगी, कहीं पे गुड है तो बैड प्रैक्टिसेस भी होंगी, लाइफ है तो डेथ भी होगी। तो इस तरह से ये बाइनरी अपोजिशन के कंसेप्ट की बात करते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि इन बाइनरी एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स में यूनिटी भी पाई जाती है हर एक सोसाइटी में। इसके बाद ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं मिथ पे। मिथ के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करा था। मिथ के बारे में ये कहते हैं कि एक ऐसा कोई इवेंट जो पास्ट में हुआ था लेकिन उसकी क्रोनोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसके रिटर्न एविडेंसेस नहीं है और ये हर जगह पे सेम नहीं मिलती। मिथ में सिमिलैरिटी ज़रूर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पाई जाती है, लेकिन अगर डिफरेंट पीपल से इस मिथ के बारे में जाना जाए तो इसमें डिससिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। ये मिथ हर जगह सिमिलर नहीं होती, इसके कुछ कंपोनेंट्स में वेरिएशंस पाई जाती है। तो लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग मिथ को डिफरेंट एरियाज में स्टडी करना चाहिए और एक कॉमन मिथ पे पहुंचना चाहिए। जब मिथ के एक कॉमन मिथ पे पहुंच जाएंगे तो माइथीम्स को स्टडी किया जाना चाहिए। माइथीम्स मिथ के ही स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि उस मिथ में किस तरह की लैंग्वेज यूज करी गई है, वो क्या लेसन देना चाहते हैं वो मिथ। तो इस तरह की चीज़ों को स्टडी करके सोसाइटी को स्टडी किया जा सकता है लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये माइथोलॉजी का कंसेप्ट देते हैं। माइथोलॉजी को ये कहते हैं कलेक्शन ऑफ मिथ्स इज माइथोलॉजी। कलेक्शन ऑफ मिथ्स, मिथ्स के बारे में इन्होंने ये बताया। उसके अलावा ये एक एग्जाम्पल देते हैं ऑडिपस कम्प्लेक्स की मिथ का। ऑडिपस एक पर्सन था जिसने अपने फादर का मर्डर करा और अपनी मदर से शादी कर ली थी। तो ये बताते हैं कि इसी वजह से ऐसा हुआ होगा कि बाद में इंसेस्ट टैबू का कंसेप्ट आया होगा कि क्लोज रिलेटिव्स में शादी नहीं हो सकती। ये बताता है इंसेस्ट टैबू का कंसेप्ट। तो ये कहते हैं कि मिथ को स्टडी करके हम सोसाइटी में जो आज रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आज कल्चर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा ये किनशिप सिस्टम के एमरजेंस की भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि सोसाइटी में पहले के टाइम पे टोटल एनार्की एग्जिस्ट करती होगी। जब एनार्की एग्जिस्ट करती होगी तो सोसाइटी में डिसऑर्डर की कंडीशन आ गई होगी, लेकिन ह्यूमन माइंड जो है वो एक प्रैक्टिस, ह्यूमन माइंड को चाहिए होता है पीस का इन्वायरमेंट, उनको पीस चाहिए होती है। अब इस पीस को डेवलप करने के लिए ह्यूमन माइंड को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, ह्यूमंस को आपस में। तो इस कांटेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए इनको कुछ एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। वो एक्सचेंजेस गुड्स एंड सर्विसेज के भी हो सकते हैं, आइडियाज के भी हो सकते हैं, और पीपल का भी एक्सचेंज हो सकता है। पीपल में मैन या वुमेन का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज का और आइडियाज़ का एक्सचेंज अभी इतने लेवल पे नहीं देखा जा सकता था। तो एक्सचेंज जो है मैन या वुमेन का, और स्पेसिफिकली वुमेन का एक्सचेंज देखा जाता था। वुमेन का एक्सचेंज, इसी से मैरिज का या किनशिप का जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ होगा। तो सिंपल सोसाइटी में जब वुमेन का एक्सचेंज देखा जाता था, वुमेन एक्सचेंज, वो दो तरह से देखा जा सकता था। या तो विद इन द ग्रुप, ये बहुत ही सिंपल सोसाइटी में देखा जाता होगा। फिर उसके बाद जो कंसेप्ट इमर्ज हुआ वो था आउटसाइड द ग्रुप। अब आउटसाइड द ग्रुप जब वुमेन का एक्सचेंज होने लगा, इसी से सोसाइटीज डेवलप हुई और इसी से इंसेस्ट टैबू का कंसेप्ट जो है वो इमर्ज हुआ कि जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनमें जो है सेक्सुअल रिलेशंस प्रोहिबिट होना इंसेस्ट टैबू का कंसेप्ट कहलाता है। जैसे कि ब्रदर सिस्टर में, फादर डॉटर में, या मदर और सन में। तो वुमेन का एक्सचेंज जो है वो आउटसाइड द ग्रुप होने लगा, इसलिए इंसेस्ट टैबू का कंसेप्ट आया। ये बताते हैं किनशिप सिस्टम जो है वो कैसे इमर्ज हुआ, तो ये हमने अभी देखा। तो अब हम बात करते हैं जो किनशिप सिस्टम होता है वो एक्सचेंज के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज मेजरली दो तरह के इन्होंने डिफाइन करे हैं। वन इज रिस्ट्रिक्टेड या डायरेक्ट एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ए की फीमेल की शादी हुई बी ग्रुप या बी की फैमिली में, तो बी ग्रुप की जो फीमेल है उसकी शादी ए ग्रुप की फैमिली में होगी। सेकंड जो
तरीका होता है, सेकंड जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज होता है दैट इज जनरलाइज्ड या इनडायरेक्ट एक्सचेंज। अब ए की शादी अगर बी ग्रुप में हुई है तो उसमें तो रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज था, तो बी और ए का ही आपस में मैरिज का रिलेशन बनना था, लेकिन इसमें ये प्रोहिबिटेड होता है। फर्दर बी की जो फीमेल की शादी है वो सी फैमिली में होगी, ऑल्दो सी और ए आपस में मैरिटल रिलेशंस बना सकते हैं, लेकिन इनके आपस में अब प्रोहिबिटेड हो जाएंगे, ए और बी के, बी और सी के। तो इसमें जो रेसिप्रोसिटी है वो अलाउड नहीं है, जबकि हमने पहले वाले कंसेप्ट में रिस्ट्रिक्टेड में हमने रेसिप्रोसिटी देखी थी। इसके अलावा लेवी स्ट्रॉस कल्चर का कंसेप्ट भी देते हैं। ये कहते हैं कि कल्चर भी जो वो है ह्यूमन माइंड की ही उपज है, कि कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड ने जिस तरह की स्ट्रक्चर्स डेवलप करी है उस स्ट्रक्चर का ही रिजल्ट है ह्यूमन का कल्चर का डेवलपमेंट। अब हम इसके इनके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस की। लेवी स्ट्रॉस ने बहुत ही कम्प्लेक्स कंसेप्ट दिए थे, जैसे कि बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट हो गया, उन अपोजिशन में यूनिटी का कंसेप्ट हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म को भी इन्होंने बहुत कम्प्लेक्स बना दिया था, और फर्दर मिथ की स्टडी, हर एरिया की मिथ की स्टडी करना, उनके वेरिएशंस को समझकर भी उनको एक कॉमन मिथ को डिराइव करना, और उसमें कॉमनैलिटी देखने के बाद फिर उनके फीचर्स को स्टडी करके किसी एरिया के बारे में पता लगाना। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स कंसेप्ट हो जाता है। सेकेंड, इन्होंने बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट दिया, जो फर्दर आगे एडमंड लीच ने क्रिटिसाइज करा कि बाइनरी अपोजिशन जैसा कुछ नहीं होता, रियलिटी में जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी में। उसके अलावा ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे, थ्योरी में ही रह गए थे, इन्होंने फील्ड वर्क या एम्पेरिकल स्टडीज़ बहुत ही कम करी थी। ये यूनिवर्सल पैटर्न पे फोकस करते हैं, जबकि लोकल स्टडीज़ ज़्यादा अच्छे मतलब सही मानी जाती हैं। लोकल स्टडीज़ में हम ज़्यादा रेलिवेंट फैक्ट्स एंड डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे इनके कुछ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एडमंड लीच। एडमंड लीच, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये बाइनरी अपोजिशन को क्रिटिसाइज करते हैं। इनके अकॉर्डिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के। ये लोकल स्टडी पे फोकस करते हैं, लोकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने फील्ड वर्क करा था बर्मा में। बर्मा में इन्होंने फील्ड वर्क के थ्रू वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझा था, और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इन्होंने कहा था कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम डायनेमिक है, स्टैटिक ना होकर के वो कभी तो डेमोक्रेसी की तरफ मूव ऑन कर जाता है, फिर इंटरमीडिएट स्टेज में भी उसमें कभी वो एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा कभी कभी वहाँ पे ऑटोक्रेसी भी देखी जा सकती है। तो वहाँ का सिस्टम डायनामिक है। इनको ये स्पेसिफिक टर्म्स देते हैं, जैसे डेमोक्रेसी को ये बोलते हैं गुमलाओ, इंटरमीडिएट स्टेज को गुमसा, और ऑटोक्रेसी की स्टेज को शान। इसके अलावा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इन्होंने बाइनरी अपोजिशन को क्रिटिसाइज करा। और इंटरमीडिएट स्टेज की ये बात करते हैं, किसी भी सोसाइटी में इंटरमीडिएट स्टेज भी प्रेजेंट होती है, दो एक्सट्रीम एंड्स कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। ये सोसाइटी के दो तरह के नॉर्म्स को डिफाइन करते हैं। सोसाइटी में नॉर्म्स या तो मैकेनिकल हो सकते हैं, जैसे नॉर्म एक्चुअल में आइडल नॉर्म्स एक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कि झूठ बोलना एक्सपेक्टेड होता है कि झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, तो ये मैकेनिकल नॉर्म है। एक होता है स्टैटिस्टिकल नॉर्म। ये वो नॉर्म होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब झूठ चाहे बोला नहीं जाना चाहिए मैकेनिकल नॉर्म के अकॉर्डिंग, बट झूठ सोसाइटी में बोला जाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट इनके नोट्स रीडिंग की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो 1950s में इमर्ज हुआ था। ये इवोल्यूशनिस्ट को, डिफ्यूजनिस्ट को और फंक्शनल स्कूल को क्रिटिसाइज करता है। ये फेर्डिनांड दे सोर के स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक के कंसेप्ट से इमर्ज हुआ, इंस्पायर हुआ था। ये भी स्ट्रक्चर को लिंग्विस्टिक फॉर्म में लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल फॉर्म में स्टडी करने की बात करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज टू सर्च फॉर द डीप, इनेट एंड ऑर्डरली प्रिंसिपल्स। डीप मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे, इनेट मतलब बर्थ से ही जो प्रेजेंट हो, ऑर्डरली मतलब अरेंज मैनर में उसको स्टडी करना किसी भी सिस्टम को। तो ये मैंने आपको बताई दी ये तीनों चीज़ें। उसके बाद ये एमिल दुर्खिम से इंस्पायर हुए हैं। एमिल दुर्खिम ने 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बताई थी ह्यूमन माइंड की, जो कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं। एक सोशल रिलेशन बनाने का सिंपलेस्ट तरीका होता है रेसिप्रोसिटी। थर्ड, जो गिफ्ट होता है या कोई मटेरियल एक्सचेंज होता है वो रिसीवर और गिवर दोनों को ही बाइंड कर देता है।
According to structuralism, in a society, most of its components, be it marriage, rules, myth, etc., are the products of human mind. So we need to understand how human mind has been structured to study its product. कोई भी कल्चर लेवल का डेवलपमेंट है वो भी ह्यूमन माइंड से हुआ है, तो ह्यूमन माइंड को ये स्टडी करने की बात करते हैं। और स्टडी करने के लिए इन्होंने सबसे छोटा जो कंपोनेंट लिया था वो लैंग्वेज का लिया था, या आगे देखें मिथ का भी कंसेप्ट इन्होंने स्टडी करा था ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के लिए। There must be some kind of similarity in human mind, so the same products are generated. एग्जाम्पल मिथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के कंसेप्ट को बताता है। अब स्ट्रक्चरलिज्म के बेसिक प्रीमाइसेस को देखते हैं। सोसाइटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर वो माइंड ही होता है। द जॉब ऑफ अ स्ट्रक्चरलिस्ट इज टू अनकवर वेरियस लेयर्स ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब ह्यूमन माइंड को डीपली स्टडी करना। दे यूज लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया टू स्टडी इट। अब स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज को स्टडी करता है, लैंग्वेज के फ्रेमवर्क को पढ़ता है। लैंग्वेज क्या है? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसका फ्रेमवर्क क्या है कि लैंग्वेज कैसे यूज होती है, इसका फ्रेमवर्क इसके रूल्स को बताता है, इसके ग्रामर्स या कैसे ये अरेंज्ड है, और स्ट्रक्चर इसकी अरेंजमेंट को बताता है, वो ग्रामर कैसे वो अरेंज है उसको बताता है, तो उसकी डीप स्टडी करी जाती है। अ लैंग्वेज कंप्राइज ऑफ वर्ड्स, जो इसकी बेसिक यूनिट होती हैं, उसके रूल्स या ग्रामर किस तरह से वो अरेंज है वो बताता है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट्स द अटेंशन फ्रॉम कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस माइंड, कि ह्यूमन का डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैसे सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता होगा, इसको ये चीज़ बताती है। जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियाज में कुछ वर्ड्स की सिमिलैरिटीज भी देखी जाती है, तो ये लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी जो वो ह्यूमन माइंड की सिमिलैरिटी है उसको डिपिक्ट करती है। अब नेक्स्ट थिंकर की बात करते हैं, जो है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। ये एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एथनोलॉजिस्ट थे। ये अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में करा था। इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। पहले ये स्ट्रक्चरलिज्म को बताते हैं कि एक ह्यूमन थॉट के अंदर जो है यूनिवर्सल पैटर्न देखा जा सकता है। ह्यूमन थॉट रिजल्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे, जो ह्यूमन की नॉलेज होती है उसके बारे में ये कहते हैं कि वो यूनिवर्सल होती है, इसलिए ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं या इन्होंने खुद दिया। सिमिलर पैटर्न्स इन ह्यूमन माइंड्स अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज, वो साइकिक यूनिटी होती है। ये इसके अलावा बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट भी देते हैं, जिसका मतलब है एवरी आइडिया, थॉट या एस्पेक्ट हैज टू अपोजिट साइड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गॉड है तो एविल होगा, गुड है तो बैड प्रैक्टिसेस भी होंगी, लाइफ है तो डेथ भी होगा, तो हर चीज़ की दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो अपोजिट एस्पेक्ट्स सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये यूनिटी ऑफ दीज अपोजिट्स की भी बात करता है कि इन अपोजिट्स में यूनिटी भी पाई जाती है। इसके अलावा ये करते हैं structural analysis of myth. According to him, myth consists of elements that oppose or contradict each other, मतलब बाइनरी अपोजिशन का जो एलिमेंट्स है वो एक मिथ में भी पाए जाते हैं, एंड अदर एलिमेंट्स दैट मीडिएट और रिजॉल्व दोज अपोजिशंस। तो मिथ एक टाइप की ऐसी स्टोरी होगी जिसमें फिर इन अपोजिट्स का बाद में रिजोल्यूशन भी होता होगा। माइथोलॉजी को ये डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ मिथ्स, माइथोलॉजी होती है। माइथीम्स उसके छोटे छोटे जो मिथ के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मिथ में क्या लैंग्वेज यूज करी गई है, किस तरह का कल्चर फॉलो करा गया है, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करे गए हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो माइथीम्स के कंसेप्ट में आ जाएंगे, वो माइथीम्स हो जाएंगी। स्टडी ऑफ मिथ, ही सेड दैट मिथ इज समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हुई है, लेकिन हिस्ट्री नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये रिटन फॉर्म में नहीं है, और ये बिल्कुल इसका जो अलग अलग एरियाज में है, इस मिथ में वेरिएशंस पाए जाते हैं और ना ही इनकी कोई क्रोनोलॉजी है। इफ सेम मिथ इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पीपल, देयर वुड बी सम काइंड ऑफ वेरिएशन। ही emphasized to study the structure of society through myth, ये कहते हैं कि मिथ को स्टडी करके सोसाइटी की स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया जा सकता है। फॉर दिस वी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट रीजंस of the same myths and arrive at that what is common of all these myths and different variations of the same myth। फिर उस कॉमन मिथ पे पहुंचने के बाद हमें उसकी माइथीम्स को स्टडी करना चाहिए। वंस अराइव्ड एट द कॉमन मिथ, वी शुड स्टडी स्मॉलर यूनिट्स नोन एज माइथीम्स। उसके लैंग्वेज क्या थी, सोशल प्रैक्टिसेस क्या थी, इनको स्टडी किया जाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं मिथ ऑफ ऑडिपस कम्प्लेक्स। ऑडिपस एक पर्सन था जिन्होंने अपने फादर को मार के अपनी मदर से शादी कर ली थी। तो यहाँ पे बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट जो आता है किलिंग और लाइफ, यहाँ को मतलब बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट इसमें कहा जा सकता है। फिर ये किनशिप सिस्टम के एमर्जेंस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सोसाइटी में सबसे पहले एनार्की रही होगी, वो एनार्की जो है वो डिसऑर्डर क्रिएट करती होगी, और लेकिन ह्यूमन माइंड जो है वो टेंड करता है कि उसको पीस मिलती रहे। तो उस पीस की ज़रूरत की वजह से
जो ह्यूमन बीइंग है उनको आपस में कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करना पड़ा होगा, और वो कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश कैसे हो सकता है? कुछ एक्सचेंज की वजह से। एक्सचेंज को ये 3 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं कि एक्सचेंज या तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो सकता है, या आइडियाज का हो सकता है, या मैन और वुमेन का हो सकता है। अब सिंपल सोसाइटीज की स्टडी में आइडियाज और गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज को तो देखा जा नहीं सकता, तो वुमेन एंड मैन के एक्सचेंज को देखा जा सकता था, उसमें पर्टिकुलरली वुमेन के एक्सचेंज को। तो in simple societies, exchange of goods and societies can't be seen, so only exchange which could be conceptualized was exchange of women and men. अब exchange of women जो ज़्यादा प्रेलिवेंट था उसके बारे में बात करते हैं। exchange of women जो है वो विद इन ग्रुप भी हो सकता है, और उसके बाद थोड़ी सी डेवलपमेंट के बाद वो आउटसाइड द ग्रुप होने लगा। अब जब वो आउटसाइड द ग्रुप होने लगा तो इसका ये इमर्ज हुआ इंसेस्ट टैबू का कंसेप्ट। इंसेस्ट टैबू कहता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, जैसे ब्रदर सिस्टर में, फादर डॉटर में, और मदर सन में सेक्सुअल रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। ये इंसेस्ट टैबू का कंसेप्ट कहता है, और इंसेस्ट टैबू की वजह से ही सोसाइटी बाद में एमर्ज हुई होगी। अब किनशिप सिस्टम इज दस फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज। अब प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज ये दो तरह से डिफाइन करते हैं। वन इज रिस्ट्रिक्टेड या डायरेक्ट एक्सचेंज, जो गिव एंड टेक मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जो कहते हैं कि दो ग्रुप्स में ही जो वुमेन का एक्सचेंज है वो किया जाता होगा, ये गिव एंड टेक मैकेनिज्म है। दूसरा टाइप ऑफ एक्सचेंज जो ये बताते हैं दैट इज जनरलाइज्ड या इनडायरेक्ट एक्सचेंज, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स में एक्सचेंज जो है वो होते हैं, एक दो ही ग्रुप्स के बीच में रेसिप्रोसिटी ये अलाउड नहीं होती। फिर ये कल्चर का कंसेप्ट लेवी स्ट्रॉस देते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस, कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड बाय द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की ही उपज है जिससे कल्चर डेवलप हुआ है। अब लेवी स्ट्रॉस की क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स देखते हैं। इन्होंने बहुत कम्प्लेक्स कंसेप्ट दिए थे, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत कम्प्लेक्स कर दिया, बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट, उस बाइनरी अपोजिशन में मतलब यूनिटी ऑफ अपोजिशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मिथ एक्सेट्रा, बहुत ही इन्होंने कम्प्लेक्स कंसेप्ट दिए थे। बाइनरी अपोजिशन की ये बात करते हैं जिसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है ये कहकर कि इसमें बाइनरी अपोजेंट्स ना पाकर मल्टीपल अपोजिशन एग्जिस्ट करते थे। ओवर एम्फेसिस दी थी इन्होंने मेंटल पैटर्न को, और मेंटल पैटर्न को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। यूनिवर्सल पैटर्न इनका मेन फोकस था, जबकि लोकल लेवल की स्टडीज जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, वो अच्छे से कंसेप्ट को बताती हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करा था, फील्ड वर्क पे, एम्पेरिकल स्टडी पे, ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट पे इनका जो फोकस है वो कम था। फिर एडमंड लीच के बारे में स्टडी करते हैं। इन्होंने लोकल स्ट्रक्चर को, अब जो वहाँ पे क्रिटिसिज्म थी उस पर एडमंड लीच ने वर्क करा था। इन्होंने लोकल स्ट्रक्चर पे फोकस करा था। इन्होंने बताया था कि इंटरमीडिएट स्टेजेस भी एग्जिस्ट करती हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। ये एक ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी थी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि मैरिज, फैमिली, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उनके मॉडल्स और कल्चरल स्टडीज़ भी इन्होंने की थी। बर्मा में इन्होंने अपना फील्ड वर्क करा था और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया था। एडमंड लीच डिड फील्ड वर्क इन बर्मा। ही ऑब्जर्व पॉलिटिकल सिस्टम देयर वाज नॉट स्टैटिक, वो डायनामिक था नेचर में। वो कभी तो डेमोक्रेसी बन जाता था, कभी इंटरमीडिएट स्टेज और ऑटोक्रेसी के भी एलिमेंट्स उसमें देखे जाते थे। इन्होंने अलग अलग ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको अलग अलग नाम दिए थे। डेमोक्रेसी को गुमलाओ, इंटरमीडिएट स्टेज को गुमसा और ऑटोक्रेटिक को शान। अकॉर्डिंग टू एडमंड लीच, इन द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म we need to emphasize on local structure, हमें local level पे देखना चाहिए। The concept of binary opposition is not completely correct because there are multiple options. Further, he focused on intermediate stages too in the process of development. तो ये दो टाइप के नॉर्म्स को भी डिफाइन करते हैं जो लोगों में होते हैं। वन इज मैकेनिकल नॉर्म, जो आइडियल बिहेवियर लोगों से एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। एंड अनदर वन इज स्टेटिस्टिकल नॉर्म, जो एक्चुअल बिहेवियर लोगों का होता है, वो स्टेटिस्टिकल नॉर्म्स होते हैं। So that was an overview of structuralism and its impact on anthropological theories. If you found this video helpful, please give it a like and share with your friends, and subscribe to the channel for more content on anthropological theories. Also, I am going to start with the answer writing series, so stay tuned to have an access to that as well.